हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने पार्ट 1 में छोड़ा था। हमें करना है आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती रहती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या होती हैं, क्या उनकी पहचान होती है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस में पहली बात तो ना तो कोई एटम क्रिएट होता, ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होता, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, सिर्फ जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था वो चेंज हो जाता है, उसके जुड़ने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स बनाए गए हैं। सबसे पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बड़ा आसान है इसको याद रखना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि यहां पे हो रहा है, दो रिएक्टेंट है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर। इन दोनों ने कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाया है जिसको कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखें, जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी निकलती है तो एनर्जी को आप प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, लेकिन हीट सिर्फ एक एनर्जी है, तो एनर्जी को सेपरेट एंटिटी नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक्टिविटी 1.4 में आपको समझाया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है हमें वाटर के साथ। ठीक है, पहले एक बीकर में हमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात का, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे इस क्विक लाइम के अंदर हमें पानी ऐड करना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वहां पे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दो रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट एक ही बना है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। साथ ही जब हम बीकर को टच करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बीकर गर्म हो गया है, तो पता चलता है कि इस रिएक्शन में हीट भी बाहर निकली है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस के दौरान हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। आगे आपका इसने डू यू नो में क्या बताया, देखिए, स्लेक्ड लाइम जो ऊपर बना है ऊपर की रिएक्शन में, ठीक है, उसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए, घरों में सफ़ेदी करवाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें बच्चों, आजकल घरों में पेंटिंग ज़्यादा करवाते हैं व्हाइट वॉशिंग के मुकाबले। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग से थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है। व्हाइट वॉशिंग के वक्त हम क्या करते हैं, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है लगाते हैं दीवारों के ऊपर। धीरे धीरे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट लेयर बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट वॉशिंग करने के 2 से 3 दिन के बाद पूरे तरीके से बनता है, और पूरे तरीके से बन जाने के बाद दीवार में काफ़ी शाइनी फिनिश आता है। ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास गिवन है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लिक्ड लाइम कहते हैं, ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाइट कलर का सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ ही साथ वाटर फॉर्म होता है जो कि इवेपोरेशन के जरिए एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाइट वॉशिंग के दौरान यूज़ की जाती है। आगे आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना। कोयला जो होता है स्टूडेंट्स, वो 90% से भी ज़्यादा जो कोयला है वो कार्बन से बना होता है। तो कार्बन को, और जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रही है। तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम डाइऑक्साइड, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर फॉर्म होना, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। जो सबसे पहली रिएक्शन हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाया था, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक दो एग्जांपल्स इसने और दी हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है। जैसे कि नेचुरल गैस की बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए, जब भी हम नेचुरल गैस को जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में या बाकी जगह, कई जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन के वक्त हीट निकल रही है। ये नेचुरल गैस है हमारी CH4, इसको मीथेन कहा जाता है। CH4 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। आगे इसने कहा है रेस्पिरेशन। हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन होती है, देखिए सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं उस खाने में, उस खाने की हेल्प से और ऑक्सीजन की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से जब हम एनर्जी निकालते हैं जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर करता है अपने आप को जिंदा रखने में, अपने कामों को करने में, उसको क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है उस प्रोसेस को। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन के वक्त भी एनर्जी निकलती है, सो रेस्पिरेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे रेस्पिरेशन की केमिकल जो रिएक्शन है वो दी गई है। ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, जो मेन डाइजेस्टेड फूड होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। आप डायरेक्टली जो खाते हैं वो ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन जितना कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं उसको सारे को डाइजेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और ग्लूकोज ही आपकी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्सेज में सबसे मेन आता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन हम सांस के साथ अंदर लेते हैं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हम सांस के साथ वापस बाहर छोड़ देते हैं। वाटर हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ को करवाने में काम आ जाता है, और जो एनर्जी यहाँ पे निकली है, इस एनर्जी के ज़रिए ही हमारा शरीर चलता है, हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। जैसे इसने बताया, जो हम चावल खाते हैं, पटेटोज खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारा शरीर जब डाइजेशन करता है, ठीक है, खाने को पचाता है, तो वो इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और लास्ट में हम उसी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का यूज़ करके क्या निकाल लेते हैं? अपने शरीर के लिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी निकाल लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट जो रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में जहां एनर्जी रिलीज होती है, बनती है, वहीं एंडोथर्मिक में एनर्जी यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसका भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। देखिए, आगे इसने एक और एग्जांपल बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वेजिटेबल मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होकर खाद बनना, कंपोस्ट बनना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस वक्त भी हीट निकलती है। आगे देखिए, एक्टिविटी 1.1 में भी इसने कहा है, ठीक है भी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, जो कि पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन से ठीक उल्टा है स्टूडेंट्स। कम्बिनेशन में जहां दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, डिकम्पोजिशन में क्या होगा? अ सिंगल प्रोडक्ट विल ब्रेकअप इनटू टू, अ सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेकअप टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एक ही होगा, प्रोडक्ट्स कई होंगे। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट टूटता है, एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कई होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने एक हमें दिखाया है, इसको हम कहेंगे फेरस सल्फेट को हमने हीट किया। देखिए यहाँ पे ये जो एक्टिविटी 1.5 है, इसमें क्या कहा गया है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स स्टूडेंट्स ग्रीन कलर के होते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। फेरस सल्फेट पाउडर और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दोनों में फ़र्क होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लीजिए एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। कलर उनका मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उस फ्लेम को जो है वो हीट कीजिए। हीट करने के बाद आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का, वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन कलर फेरस सल्फेट की वजह से था, रिएक्शन होने के बाद वो बचा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कलर भी नहीं रहेगा। और हमें क्या करना है? ये जो गैस बाहर निकल रही है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट अपना मुंह मत लेके जाना स्टूडेंट्स ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के पास, ध्यान रखिए इस बात का। वेफ्टिंग के जरिए, देखिए जैसे ये लड़की कर रही है ना, हाथ के जरिए निकलने वाले धुएं को धीरे धीरे अपनी नाक की तरफ लेके आ रही है।
डायरेक्टली नाक को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर नहीं लेके गई है ये लड़की। तो वेफ्टिंग के जरिए आपको स्मेल करना है, जो गैस निकल रही है उसको वेफ्टिंग के जरिए स्मेल करना है आपको। इस तरह के देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रिकॉशन मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ उस काम में नहीं, वो तब सिर्फ तब काम में नहीं आता जब आप रिएक्शन कर रहे होते हो। इस तरह की क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, डायरेक्टली आप उसको स्मेल नहीं करेंगे, वेफ्टिंग के जरिए थोड़ा सा अपने हाथों से उस धुएं को, उस गैस को अपने नाक की तरफ लेके आएंगे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। तो यहाँ पे क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे जो पंजेंट स्मेलिंग आएगी, सल्फर लाइक स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा आप, ये एक एसिडिक गैस होती है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, दिस इज एन एसिडिक गैस। ठीक है, आगे आता है, इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटता है, इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये देखिए मैंने कहा था ना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ कुछ अमाउंट में वाटर मौजूद होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, जबकि फेरस सल्फेट का होता है सिर्फ FeSO4। ठीक है, पहले तो जब हमने उसको हीट किया तो पहले तो वाटर निकल जाएगा जो वाटर इसके साथ प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर निकलते ही उसका कलर चेंज शुरू हो जाएगा, फिर बाद में वाटर रिलीज होने के बाद, वाटर निकलने के बाद जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने इस रिएक्शन में शो किया है। ठीक है, आगे इसने बताया है एक और इसी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन या मार्बल भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर लिख देता है कि एग शेल्स को जो है पाउडर बना के यूज किया गया है, तो एग शेल्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है। मार्बल हो, लाइमस्टोन हो, एग शेल्स हो, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने, तो क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुआ। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक और एग्जांपल है अगला, देखिए यहाँ पे ये थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम जो दो रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं उन दोनों रिएक्शंस में हमने हीट किया था। ठीक है, हमने हीट किया था हमारे रिएक्टेंट को, तब जाके वो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यो हीट के लिए यूज किया गया थर्मल। ठीक है, और टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए यूज किया गया डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जब हमें हीट देनी पड़ी। और स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन की जितनी रिएक्शंस अब तक हम पढ़ चुके हैं वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है बच्चों। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी हमें अपनी तरफ से देनी पड़ी है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है। ठीक है, लेड नाइट्रेट पाउडर लिया, लेड नाइट्रेट पाउडर को हमने हीट किया है। ठीक है, और फिर हम क्या देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इस रिएक्शन का सबसे बड़ा जो पहचान है इस रिएक्शन की वो है ब्राउन फ्यूम्स का निकलना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकलती हैं स्टूडेंट्स ड्राई फ्यूम, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। तो यहाँ पे देखिए ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, इसको हीट किया तो हमने लेड ऑक्साइड मिला हमें। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ब्राउन फ्यूम्स इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की तरफ से की वजह से आ रही हैं। सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब आगे हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने वाले हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकालने वाले हैं वाटर से। ये हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अभी तक जो आपने पढ़ा वो हमने हीट किया था, अब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, क्या करना है, पहले तो हमें एक प्लास्टिक मग लेना है, उसके नीचे की तरफ 2 छेद कर देने हैं, उन छेदों में रबर स्टॉपर डाल देना ताकि पानी ना निकले। हम मग में बाद में पानी भरने वाले हैं तो वो निकले ना, इसलिए रबर स्टॉपर डाल देने हैं। फिर उस रबर स्टॉपर, ये देखिए ये 2 रबर स्टॉपर्स हैं, इन दोनों रबर स्टॉपर्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल देने कार्बन के, ये ब्लैक कलर के जो ग्रेफाइट स्टूडेंट्स कार्बन का ही बना होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाल देने हैं। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से, देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देना है। फिर इस मग को पानी से इतना भरना है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पूरे तरीके से पानी के अंदर डूब जाएं। फिर दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब, ये देखिए जैसे यहाँ पे लगा रखी हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब को ढक रखा है, डाल रखा है। तो इस तरीके से एक एक टेस्ट ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने डाल दी हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने स्विच ऑन कर देना करंट को चालू कर देना है और कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना है। ठीक है। तो जब हम वेट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में बबल्स बन रही हैं, इसका मतलब गैसेस निकल रही हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। थोड़ी देर बाद जब आप इस सेटअप को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वाटर लेवल है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल ज़्यादा डाउन गया है दूसरी टेस्ट ट्यूब के मुकाबले, लगभग डबल का फर्क होता है। एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल डबल डाउन चला जाता है दूसरी टेस्ट ट्यूब के मुकाबले। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए, जब हमने वाटर को ब्रेकअप किया, किस में ब्रेकअप किया हमने वाटर को, स्प्लिट किया हमने वाटर को H2 प्लस O2 में। अब इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1 वीडियो में, कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। अब आप प्रोडक्ट्स की तरफ देखिए, हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन के मुकाबले डबल है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में साफ साफ पता चल रहा है दैट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस में जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा डाउन चला जाएगा, क्योंकि गैस ज़्यादा है इसके अंदर। गैस जो है वो पानी को नीचे की तरफ धकेल देगी, जबकि ऑक्सीजन में वाटर लेवल उतना डाउन नहीं जाएगा। तो दोनों में लगभग डबल का फर्क होगा। हाइड्रोजन गैस की अमाउंट ऑक्सीजन के मुकाबले डबल होगी, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन जब बनते हैं तब जाके एक ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब तीसरा आपका आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आज से पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 3 तरह की डिकम्पोजिशन आपके सिलेबस में है। पहला तो विद द हेल्प ऑफ हीट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तीसरा जो अभी मैं आपको बताऊंगा दैट इज डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट। जब हीट की हेल्प से हम प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और यही काम जब हम लाइट एनर्जी की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से करते हैं, तो उसको फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड। तो इसमें हमें क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड को, ये रहा सिल्वर क्लोराइड, इसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख देना और कुछ नहीं करना। तो हम देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्रे कलर का हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिल्वर की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इसी तरह की रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होगी, देखिए। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी ठीक इसी तरीके से बिहेव करेगा, सनलाइट में रखे जाने पे ग्रे कलर का हो जाएगा ये, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। इन दोनों रिएक्शंस का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ये दोनों भी बाकी रिएक्शंस की तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही कही जाएंगी। तो जितनी रिएक्शंस हमने डिकम्पोजिशन में अब तक डिस्कस की हैं, ये की सारी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सब में किसी न किसी तरीके से एनर्जी को यूज किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। आगे हमारे ब्लू क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस एक्स के सॉल्यूशन का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सब्सटेंस एक्स कौन सा होगा, सब्सटेंस एक्स जो है यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे सब्सटेंस एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन जो होती है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। कम्बिनेशन रिएक्शन में जो सबसे पहला था वो वाली रिएक्शन आएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो मैं इसका रीजन भी आपको अभी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको इस चीज़ का जवाब दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दूसरे को हटा के खुद उसकी जगह लग जाना। तो इसमें हमें करना क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है इसको, ये ब्लू कलर का होता है। तो एक के अंदर तो हमें आयरन नेल्स को सस्पेंड कर देना है, आयरन नेल्स डाल देनी है। दूसरे के को हमें छेड़ना नहीं है, दूसरी टेस्ट ट्यूब को।
दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट लिया था, एक के अंदर आयरन नेल्स डाल दी, दूसरे को अनटच्ड छोड़ दिया हमने। 20 मिनट तक हमने वेट किया। 20 मिनट के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन नेल्स थी उनके ऊपर ब्राउन कवरिंग आ जाती है कॉपर की, ठीक है। और जो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नेल्स डाली थी उसका ब्लू कलर फेड होने लगता है, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा टाइम तक ये प्रोसेस करते रहें तो जो ब्लू कलर है वो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आयरन नेल के ऊपर तो ब्राउन कलर की कवरिंग आ गई, कॉपर चढ़ गया उसके ऊपर, कॉपर डिपॉजिट हो गया ऊपर उसके ऊपर इसीलिए। और जो कॉपर सल्फेट था पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, उसका कलर फेड हो गया। ध्यान रखें आप इस बात का, कलर जो है वो फेड हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। आयरन प्लस FeSO4, आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। देखिए यहाँ पे आयरन कहाँ है और कॉपर कहाँ है। पहले कॉपर कंबाइंड था, आयरन अकेला था, आयरन ने कॉपर को धक्का देके हटा दिया और खुद लग गया कॉपर की जगह पे। इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और कॉपर अलग रह गया। ये जो कॉपर अलग निकला है यही आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होके आयरन नेल को ब्राउन बना रहा है, ठीक है। और जो कलर फेड हो रहा है वो इसकी फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। जहां पहले कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, उसका कलर धीरे 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 इसलिए फेड हो रहा है क्योंकि कॉपर सल्फेट की अमाउंट कम होती जा रही है और आयरन सल्फेट बनता जा रहा है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल इसने दिए, जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। लेड को कॉपर क्लोराइड के अंदर डाला तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाएगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में आप याद रखेंगे, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये कर दें, उल्टा कर दें, आप यहाँ पे कॉपर प्लस FeSO4 कर दें मान लीजिए, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको अपनी जगह से नहीं हटा पाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेटल कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में ही आगे आने वाले चैप्टर्स में मौजूद है, जहां आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई जाएगी, जिससे आपको ये पहचान हो जाएगी कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है और कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो वो उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आगे आपका आता है नेक्स्ट 4th टाइप की रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहते हैं तो द रिएक्टेंट्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। जैसे सोडियम जो कि पहले सल्फेट के साथ लगा हुआ था वहाँ उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली, और बेरियम जो पहले क्लोरीन के साथ था उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली। तो अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया इन्होंने, ठीक है। जहां पहले AB प्लस CD था, अब क्या बन जाएगा? AD प्लस BC, ठीक है। जो A है वो D के साथ रिएक्शन कर लेगा और जो C है वो B के साथ रिएक्शन कर लेगा, जैसे कि हमें यहां भी पता चलता है। अच्छा, इस रिएक्शन में जो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन के अंदर पूरे तरीके से घुले ना, सस्पेंडेड रहे और सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड करे, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट्स बने हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं उसके बेरियम सल्फेट के, ठीक है। आगे देखिए, एक रिएक्शन हमने पहले भी की थी पार्ट 1 में, जहां हमने लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। तो वहां भी लेड आयोडाइड के अंदर येलो प्रेसिपिटेट्स बने थे, इसीलिए येलो कलर अपीयर हुआ था। ध्यान रखिए, वो भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही थी, ठीक है। इसकी इक्वेशन मैं आपको पहले ऊपर करवा चुका हूं, बता चुका हूं। आगे 5th और लास्ट टाइप की रिएक्शन आती है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या किया है पहले इसने, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है, जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। क्या किया इसने? पहले कॉपर मेटल को जो है हीट किया है इसने, कॉपर पाउडर को हीट किया है। हीट करने पे वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है हीट करने की वजह से, ठीक है। हीट जब हमने कॉपर को हीट किया तो उसने एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट जो कॉपर पाउडर है उसकी सरफेस के ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की सरफेस आ जाती है, ठीक है। कॉपर जो है वो ऊपर से ब्लैक हो जाता है, बहुत बार अपने आप भी हो सकता है, इसके लिए हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉपर एनवायरनमेंट प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खुद ब खुद भी कॉपर ऑक्साइड बना सकता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था, ठीक है। अगर हमें करना है इसको लेबोरेटरी में तो हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर को हीट करना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अब ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना है ये वाला, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करी हमने। हाइड्रोजन गैस पास करने पे हमें वापस कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, वापस कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब हमने कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का था उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की तो दोबारा से ब्राउन कलर का मेटल यानी कॉपर हमें फॉर्म होता दिख रहा है। और जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है इसमें, इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, हम इसको बाई प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनाया? वाटर बनाए हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एक ब्राउन कलर के मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना। जब उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की गई तो वो ब्राउन मेटल जो है वो दोबारा रीऑब्टेन हो गया। तो दोनों रिएक्शंस आपसे पूछ सकता है, इनका टाइप्स पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। जब ऑक्सीजन का गेन होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन लूज होती है उसको कहा जाता है रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बना लिया, इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन खो दी और कॉपर बन के रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं हम। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जा सकता है इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, यही काम हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ उल्टा है। ध्यान रखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बट लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के केस में रिवर्स हो जाता है। अगर कोई चीज हाइड्रोजन को लूज कर रही है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई चीज हाइड्रोजन को गेन कर रही है इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। अब आपको चार चीजें और निकालनी आनी चाहिए, वो है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जो है वो कौन सा है? H2। H2 को हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कह सकते हैं, इसका ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है। और जो कॉपर ऑक्साइड है दिस इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस, इसको कह सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया गया कार्बन के साथ तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। जिंक, ये यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं नीचे वाली को, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है देखिए, HCl जो है इससे Cl2 बन गया है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और जो MnO2 था ये MnCl2 बन गया है, इसने अपनी ऑक्सीजन को क्या किया है? रिमूव कर दिया है, तो दिस इज रिडक्शन। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, अगर कोई ऑक्सीजन को लूज कर देता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोजन के केस में ठीक उल्टा है, अगर कोई हाइड्रोजन को लूज कर देता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। आगे यहीं पे आपको एजेंट भी पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए आपको,
आगे आपको कहा है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमें नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले तो कोरोजन, जो मेटल्स के ऊपर जंग लगता है। जंग सिर्फ लोहे के ऊपर नहीं लगता, देखिए ध्यान रखिएगा इस बात, जब किसी भी मेटल के ऊपर कोई लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो उसको कोरोजन कहा जाता है। और आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। कई बार बच्चे समझ लेते हैं कोरोजन और रस्टिंग एक ही बात है, नहीं, ध्यान रखिए, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग सिर्फ आयरन की ही होती है। देखिए आयरन आर्टिकल्स जब नई नई हम लेके आते हैं बाजार से तो शाइनी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म हो जाता है, जंग लग जाती है उसके ऊपर जब उसको कुछ टाइम के लिए सही तरीके से न रखा जाए तो। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना कहा जाता है। कुछ और मेटल्स हैं जिनकी टार्निशिंग होती है, इसी तरह की लेयर चढ़ती है उनके ऊपर, जैसे कि कॉपर के ऊपर, जब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का रस्ट आता है और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, इसको कोरोजन को आगे आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ये भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। कोरोजन जो है हमारे लिए काफ़ी अनडिजायरेबल होता है। कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को इनको नुकसान पहुंचाता है। खासकर लोहे की चीज़ों को तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है कोरोजन की वजह से। ठीक है, आयरन का कोरोजन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें आयरन को पेंट करना पड़ता है, गैल्वनाइज करना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है उसके कोरोजन को रोकने के लिए। अगला है रेंसिडिटी। ध्यान रखिए, रेंसिडिटी का मतलब फ्राइड फूड्स का खराब हो जाना। जो फ्राइड फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स होते हैं, तला हुआ खाना होता है, तेल वाला खाना होता है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट और उसका स्मेल चेंज हो जाता है, इसको रेंसिडिटी कहा जाता है। ध्यान रखिए बच्चे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई जैसे रोटी खराब हो जाए किसी की तो वो रेंसिडिटी के केस में नहीं आएगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेंसिडिटी में फैटी और ऑयली फूड्स ही खराब होने का कंसेप्ट आता है। तो फैट्स और ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन चीज़ों के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है उनका। ठीक है, अक्सर हम फ्राइड फूड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन ऑयली और फैटी फूड्स का जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, इनको जल्दी खराब नहीं होने देते। कई बार हम इन ऑयली और फैटी फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में फिट करते हैं ताकि इनको ऑक्सीजन अवेलेबल ही ना हो, और अगर इनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो इनका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ये खराब भी नहीं होंगे, इनकी रेंसिडिटी भी नहीं होगी। जो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे लेज और कुरकुरे वगैरह वाले, ये अपने पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अक्सर इस चीज़ का मजाक भी बनाया जाता है कि 20 रुपए के पैकेट में 15 रुपए की तो गैस आती है और 5 रुपए के चिप्स आते हैं, लेकिन उस गैस को चिप्स के अंदर भरना बड़ा ज़रूरी होता है। तो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, जब चिप्स बनाते हैं तो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करती ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ के साथ। ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन को भरने का यही मकसद है कि उन फ्राइड फूड्स का, उन फ्राइड चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ठीक है, नाइट्रोजन उनको अवेलेबल है, ऑक्सीजन उनको अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, उनकी रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी और वो लंबे टाइम तक खाने लायक बने रहेंगे। ठीक है, आगे हमारे क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्यों चेंज हुआ, जब आयरन नेल को उसके अंदर डिप कर दिया गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। यहाँ पे आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हुई थी, Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। आगे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, एक और दे सकते हैं आप, जैसे HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वैसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे आपको आता है, आपको गिवन में से ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसेस और रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस को छांटना है। ठीक है, ये काम आप स्टूडेंट्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद करेंगे, क्योंकि 2-3 रिएक्शंस के अंदर मैं आपको पहचान करवा चुका हूं कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन से होते हैं और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लूँ, मैं फर्स्ट करवा देता हूँ आपको, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बना है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है।
ऑक्सीजन जो है वो लूज हो गया है और कुछ बचा ही नहीं, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप पार्ट 2 को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों जाने से पहले लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम आपकी क्लास के लिए कोई और मैटर अवेलेबल करवाएं अपने चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।